students, welcome to my YouTube channel Dr. प्रेरणा फार्मा। पिछली बार हमने जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में सारा डिस्कस किया था एंड आई हैव गॉट मेनी रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स टू डिस्कस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस एंड drug delivery systems and drug dosage forms in detail and to take a separate series or class on that, so I'll do that also. Today हम पहले फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में आई एम टॉकिंग अबाउट फार्माकोकाइनेटिक्स। So as we had discussed the definition also yesterday, pharmacokinetics is actually the study of movement of drug inside the body. नाउ फार्माकोकाइनेटिक्स में 4 एस्पेक्ट्स होते हैं: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, राइट। सो अब यहाँ पे जब हम फार्माकोकाइनेटिक्स की बात कर रहे हैं ना, तो आप ये समझिए कि हम ओरल रूट से लेने वाली मेडिसिन के बारे में मुख्यतः बात कर रहे हैं। प्राइमरीली वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रग्स विच आर टेकन बाय ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज फ्रॉम द माउथ। नाउ ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में उससे पहले हमें समझना पड़ेगा एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है? आपने ओरली मान लीजिए कोई दवाई खाई, वो जाके स्टमक में पहुंचेगी पहले, है ना। स्टमक में अब वो दवाई जो है छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करेगी एंड इट विल गेट आयोनाइज्ड और इट विल गेट अनआयोनाइज्ड, अनचेंज्ड रहेगी या फिर आयोनाइज हो जाएगी। और वहाँ से अगर आयोनाइज होती है तो क्या होता है, अनआयोनाइज्ड होती है तो क्या होता है। बिफोर वी मूव ऑन टू अंडरस्टैंडिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स इन द बॉडी, लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो कि मैं आपको बहुत सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगी। एब्जॉर्प्शन, सबसे पहले तो बीच में एक मेम्ब्रेन है, तब हम एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। तो जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसके पोलर या हाइड्रोफिलिक एंड्स बाहर की तरफ होते हैं और नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक एंड्स अंदर की तरफ होते हैं। नाउ हर मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स होते हैं, है ना, एक्वस पोर्स कहलाते हैं ये, और इन एक्वस पोर्स के थ्रू पानी अंदर बाहर आता जाता है। अब जो भी कुछ मेटाबोलाइट्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं या आयंस होते हैं, वो कैसे जाते हैं? तो उनके देखो, या तो पैसिव डिफ्यूजन होता है, सिंपल हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन चले गए, या फिर होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मतलब ये थोड़े से स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब किसी दूसरे सबस्ट्रेट की मदद से, किसी दूसरे कंपाउंड की मदद से वो डिफ्यूजन फैसिलिटेट हो गया। और ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यूजुअली इट इज़ फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। फिर तीसरी चीज़ होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एज यू ऑल नो, इज एनर्जाइज्ड बाय एटीपी. So there is a movement of substrate from one gradient to another gradient and this is energized by an ATP. ATP उनको एनर्जी देता है जिससे कि वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। Then there is secondary active transport, जिसमें एक substrate भी उनको साथ में ट्रांसपोर्ट करता है। Then there is a symport. Symport मतलब the energy for transport of one substrate is given by the energy of by transport of another substrate moving in the same direction. मतलब ए भी लेफ्ट से राइट जा रहा है, बी भी लेफ्ट से राइट जा रहा है, और बी की एनर्जी से ए को सहारा मिल रहा है। अनदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन एब्जॉर्प्शन इज आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का क्या मतलब है? आयोनाइजेशन मतलब ये कि एक एसिडिक ड्रग जो है वो बेसिक पीएच में आयोनाइज हो जाएगी और एक बेसिक ड्रग जो है एसिडिक पीएच में आयोनाइज होगी। अगेन एसिडिक ड्रग विल नॉट गेट आयोनाइज्ड इन acidic pH and basic drug will not get ionized in basic pH, right? ये चीज़ समझ में आ गई। तीसरी चीज़ इसमें है कि drug always transports when it is unionized और unchanged form। अब देखो इसमें clinical implications देखो। जैसे aspirin is an acidic drug. Now aspirin comes into the stomach. Stomach में pH है acidic, तो acidic drug जब acidic pH में आएगी तो वो वहाँ पे अनआयोनाइज्ड रहेगी, एंड क्योंकि वो वहाँ पे अनआयोनाइज्ड है तो वो वहाँ से तुरंत एब्जॉर्ब होके आगे दूसरी जो सेल्स हैं, गैस्ट्रिक एपिथेलियल सेल्स हैं, उनमें जाएगी, उनके थ्रू होते हुए वो ब्लड में जाएगी। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही वो गैस्ट्रिक एपिथेलियल सेल में गई, वहाँ अंदर सेल का पीएच था बेसिक, तो वहाँ जाके वो एस्पिरिन हो गई आयोनाइज। अब आयोनाइज होते ही फिर वो वहाँ से बहुत धीरे धीरे करके निकलेगी और बहुत धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगी।
So this is called as ion trapping, and this is the reason why aspirin causes damage to the epithelial cells, क्योंकि वो उधर से निकल नहीं पा रही है, and as a result वो सेल को डैमेज कर रही है. Second important clinical implication of the same thing is acidic drugs, they do not they ionize in alkaline urine, and when they ionize in alkaline urine they will not be absorbed back. It is used in poisoning cases. Now weakly acidic drugs होती है, जैसे phenobarbital है. phenobarbital एक CNS ड्रग है, एक बार्बिचुरेट ड्रग है, एंड इट इज़ अ सेडेटिव. ओके, नाउ लोग आमतौर पे सुसाइड करने के लिए, मान लीजिए phenobarbital की उन्होंने बहुत सारी गोलियां खा ली, दे नाउ द पेशेंट हैज़ कम टू द इमरजेंसी. phenobarbital क्या है, इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हाई होता है, एंड एज अ रिजल्ट ये पूरी बॉडी में एकदम डिस्ट्रीब्यूट हो गई है. इसका कोई एंटीडोट नहीं है, इसलिए हम इसको एंटीडोट दे के निकाल नहीं सकते हैं. तो ऐसे में हमारे पास एक तरीका बचता है, वो है फोर्स्ड एल्कलाइन डायूरेसिस. नाउ व्हाट डज दैट मीन? phenobarbital is a weakly acidic drug, so as soon as it goes inside the body it gets distributed, एक्सक्रीशन होगा इसका किडनी से, तो यूरिन को हम कर देंगे अल्कलाइन. पेशेंट को सोडा बाइकार्ब चढ़ाएंगे, उससे यूरिन होगी अल्कलाइन. जैसे ही अल्कलाइन यूरिन होगी, phenobarbital which is getting excreted in the kidney, and since it is a forced diuresis, so we are giving lot of मतलब soda bicarb is given to the patient in lot of quantity which causes forced diuresis, and then whatever phenobarbital is coming in the kidney, in the filtrate that is in the PCT and DCT, now it doesn't get absorbed because वहाँ पे alkalinity है, एंड वहाँ पे ये आयोनाइज हो गया है, अब ये वापस रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकती है, एंड होल ऑफ phenobarbital गेट्स एक्सक्रीटेड आउट. मतलब समझे, एसिडिक ड्रग थी, उसको हमने एक अल्कलाइन एनवायरनमेंट में डाल दिया, एंड अल्कलाइन एनवायरनमेंट में डालते ही वो आयोनाइज हो गई. आयोनाइज होने से वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है, वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रही है मेम्ब्रेन के थ्रू, and it is completely getting excreted out. So this fundamental of ionization is very important. You should understand it well, you should remember it at all the times, how the simple principle of ionization is helping in treatment of conditions, or it is also causing problems. ठीक है? So after this, now basics of absorption के बारे में पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं absorption of. After studying basics of absorption, now let's move on to the absorption of drug in the body. Now जैसे ही एक oral medicine हमने खाई, the medicine reaches the stomach. Now if it is an acidic drug, it will get absorbed from the stomach because there is acidic pH. अगर वो basic drug होगी तो फिर वो आगे बढ़ेगी, और जब वो intestine में पहुँचेगी तो वो वहाँ से absorb होगी, right? So absorption intestine में कहीं से भी हो सकता है. इसके अलावा absorption सिर्फ ओरल मेडिसिन का तो यहाँ से हुआ, बाकी टॉपिकल, जब हमारे स्किन में कोई प्रॉब्लम आ गई या किसी को चोट लगती है या कोई घाव हो जाता है तो वहाँ पे हम ऑइंटमेंट लगाते हैं, कोई इमोलिएंट लगाते हैं, तो वो वहाँ से भी एब्जॉर्ब हो रही है स्किन से. इसके अलावा एब्जॉर्प्शन जो है लंग्स के थ्रू भी होता है, इनहेलेशन, दैट इज़ वन रूट बाय विच द ड्रग गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन दी लंग म्यूकोसा, राइट? सो देयर आर डिफरेंट routes of administration and different ways of absorption also. Now what are the factors which affect absorption? तो absorption affect करने वाले बहुत सारे factors होते हैं, एक एक करके सुनते हैं, समझते हैं. सबसे पहला factor होता है aqueous solubility. अगर कोई भी दवाई aqueous soluble है, water soluble है, तो वो बहुत fast absorb होगी. water soluble चीज़ें usually fast absorb होती हैं. सेकेंड है कॉन्सेंट्रेशन. अगर कॉन्सेंट्रेशन ड्रग का ज़्यादा है तो वो एब्जॉर्ब भी ज़्यादा होगी और जल्दी होगी. थर्ड है एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस बड़ा है तो एब्जॉर्प्शन की मात्रा भी ज़्यादा होगी. देन आता है वैस्कुलरिटी ऑफ द सरफेस. अगर एरिया में वैस्कुलरिटी अच्छी है, ब्लड सप्लाई अच्छी है, तो वहाँ भी एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा. नाउ लेट्स फोकस ऑन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डिफरेंट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. जैसा कि मैंने बताया, ओरल रूट, टॉपिकल रूट होता है, नेज़ल रूट होता है, जहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग्स का. ओरल रूट में जब हम दवाई लेते हैं तो क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. तो ओरल रूट में ये चीज़ें आपको इसलिए ध्यान रखनी है ओरल रूट की, क्योंकि आप जब पेशेंट को दवाई लिखेंगे तो आप साथ में उसे इंस्ट्रक्शन देंगे.
इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तब भी पेशेंट आपसे पूछेगा कि ये दवाई मुझे खाना खाने से पहले लेनी है, खाना खाने के बाद लेनी है, भूखे पेट लेनी है, कैसे लेनी है. सो यू नीड टू नो द absorption factors, the factors which can affect the absorption of drug in the system, in the stomach. और हर ड्रग का अलग होता है. कोई दवाई आपको खाली पेट लेनी होती है, जैसे एंटी हाइपरटेंसिव्स हैं, वो आप सुबह सुबह पेशेंट को बोलेंगे कि सुबह सुबह खाली पेट लीजिएगा. खाने के अलावा दूसरी चीज़ें जो अफेक्ट करती हैं दवाई की एब्जॉर्प्शन को, वो है उसका डिसइंटीग्रेशन, उसका पार्टिकल साइज, उसका डोसेज फॉर्म. आपने दवाई कैप्सूल में ली है, टैबलेट में ली है, जेल फॉर्म में ली है, किस तरीके से आपने दवाई खाई है, वो डिसइंटीग्रेट होगी कि नहीं होगी, वो स्टमक में ही डिसइंटीग्रेट होगी या फिर वो इंटेस्टाइन में जाके डिसइंटीग्रेट होगी. तो ये चीज़ भी मैटर करती है उसका एब्जॉर्प्शन. आपने देखा होगा कि आजकल पैंटोप्राजोल विच इज़ एन एंटासिड, है ना, इट इज़ अ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग. तो पैंटोप्राजोल जब मरीज़ को दी जाती है तो पैंटोप्राजोल के साथ एक लिखा होता है पैंटॉप DSR, पैंटॉप डी. चलो ये तो मेन दवाई होगी, पैंटोप्राजोल डोमपेरिडोन. ये यूज़ हो रही है नॉजिया, वॉमिटिंग एंड एसिडिटी इन जनरल. ठीक है. अब साथ में SR का क्या मतलब है? SR मतलब होता है सस्टेन्ड रिलीज. कुछ दवाइयों में आप देखोगे लिखा होगा ER मतलब एक्सटेंडेड रिलीज. तो बेसिकली क्या, दवाई को इस तरीके से बनाया जाता है जब दवाई मैन्युफैक्चर होती है कि वो सीधे ही स्टमक में आके डिसइंटीग्रेट नहीं हो जाए, उसका बेस्ट एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में होगा, तो वो दवाई हमें इंटेस्टाइन तक लेके जानी है. तो इसीलिए वो सस्टेन्ड रिलीज या एक्सटेंडेड रिलीज है कि भाई वो दवाई स्टमक में पहुंचेगी, फिर इंटेस्टाइन में पहुंचेगी, फिर जाके डिसइंटीग्रेट होगी और वहाँ जाके फिर ये प्रॉपरली एब्जॉर्ब होगी, तो इसका मैक्सिमम इफेक्ट आएगा. सो आप देखिए छोटी छोटी चीज़ों से दवाई के एक्शन के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ता है. फिर व्हाट टाइप ऑफ फूड इज प्रेजेंट देयर. मिल्क है, जैसे मिल्क प्रेजेंट होता है तो मिल्क में कैल्शियम कार्बोनेट होता है एंड इट इज सेट टू प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ मेनी एंटीबायोटिक्स. वो उनके साथ चिलेटिंग कंपाउंड बना लेता है. तो किस तरीके का खाना पेट में है वो भी कई बार मायने रखता है. तो ओरल एब्जॉर्प्शन के बारे में तो ये बात हुई. फिर और दूसरी चीज़ें हैं सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस जब दिए जाते हैं तो सीधा ड्रग को मसल के अंदर रख दिया गया है, बेसिकली मसल में इंजेक्ट किया गया है. अच्छा, मसल की वैस्कुलरिटी बहुत अच्छी होती है तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि उस ड्रग का डिसिपेशन या एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होगा, फास्ट होगा इंट्रामस्कुलर ड्रग का. फिर कुछ और टॉपिकल साइट्स होती हैं, जैसे कॉर्निया हो गया, जैसे स्किन हो गई. स्किन से तो बात हो ही गई है. टॉपिकल जैसे हम कुछ अप्लाई करते हैं, ऑइंटमेंट्स अप्लाई करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अप्लाई करते हैं, तो वो बहुत फास्ट पेनिट्रेट करते हैं, फास्ट एब्जॉर्ब होते हैं. सिमिलरली हम ड्रॉप्स यूज़ करते हैं, मेम्ब्रेन्स जितने भी हैं वहाँ पे, जैसे आई में या ईयर में वी यूज़ ड्रॉप्स. तो उससे क्या है, लोकली द ड्रग इज रीचिंग द साइट ऑफ इन्फेक्शन, द साइट वेयर इट इज सपोज टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट. So locally it is reaching very fast. So that is the best benefit of using it by drops. अगर एक ओटाइटिस मीडिया है एंड आप उसमें ओरल एंटीबायोटिक दोगे, टॉपिकल आप एंटीबायोटिक्स नहीं दोगे, तो कई बार क्या होता है कि दवाई वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही है, एंटीबायोटिक पहुँच ही नहीं पा रही है जहाँ पे लीजन है या जहाँ पे इन्फेक्शन है. सो इसीलिए आपको कई बार एक टॉपिकल ड्रग भी देनी पड़ती है ताकि आप उसे ऊपर से भी ठीक करो. Right now, students, we come to a very important fundamental which is called as bioavailability. Now, what is bioavailability? Bioavailability कहती है कि जिस डोज में, जिस रूप में, जिस फॉर्म में आपने उस ड्रग को एडमिनिस्टर किया है, तो उसी फॉर्म में, अनचेंज्ड फॉर्म में वो कितनी परसेंटेज ऑफ ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रही है. मतलब कि जो उसका केमिकल स्ट्रक्चर है, अब यहाँ पे ये नहीं कि कैप्सूल के रूप में खाई तो कैप्सूल ही पहुंचेगा, वो नहीं. द परसेंटेज ऑफ ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म इज कॉल्ड एज द बायोअवेलेबिलिटी. कि जो भी उसका केमिकल स्ट्रक्चर है वो अनचेंज हुए बिना वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रही है काम करने के लिए, तो वो उसकी बायोअवेलेबिलिटी कहलाती है. सरल शब्दों में या एक सोच के, मतलब एक इमेजिन करते हैं हम कि जैसे आपने मान लीजिए किसी डेयरी से आपने 100 पैकेट दूध के ऑर्डर किए, है ना. अब वो आपको पता है डेयरी के पैकेट आते हैं स्क्वायर पैकेट्स में, 500 मिलीलीटर के आपने 100 पैकेट डेयरी से ऑर्डर किए. अब डेयरी से वो चले
और आपके घर तक आते आते उसमें से 10 पैकेट फट गए, तो 10 पैकेटों का दूध जो है बह गया। तो डेयरी से तो चले थे 100 पैकेट, आपके पास आते आते कितने रह गए? 90 पैकेट। तो आपकी बायो अवेलेबिलिटी आपके पास कितना पहुंचा है? 90 पैकेट। तो आप पैसा कितने का दोगे? 90 का दोगे, 100 का दोगे, कितने का दोगे? 90 का दोगे। सो आपके पास जो अमाउंट पहुंचा आप तो कहोगे ना यही पहुंचा है मेरे पास, मैं तो इसका ही पेमेंट करूंगा। सो उसी तरीके से ड्रग्स का है कि ड्रग्स आपने कितनी भी खिलाई हो, आपने 500 मिलीग्राम खिलाई, लेकिन एक्चुअली सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड में तो ड्रग पहुंची 100 मिलीग्राम, तो 500 मिलीग्राम खिलाई, 100 मिलीग्राम पहुंची, अब एक्शन कितने का आएगा? नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स विच विल अफेक्ट बायो अवेलेबिलिटी? नाउ देखा जाए तो अगर ड्रग हम सीधा इंट्रावीनस इंजेक्शन दे रहे हैं या इंट्रा आर्टीरियल दे रहे हैं तो सीधा ब्लड में जा रही है, बायो अवेलेबिलिटी यहाँ पे होगी 100%। किसी भी और रूट से देंगे तो बायो अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो है ड्रग का 100% नहीं होता है हर जगह। स्टमक से अगर आप दवाई देते हैं तो स्टमक में दुनिया भर के फैक्टर्स हैं जो उसकी एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर रहे हैं, राइट? आयोनाइजेशन है, लिपिड सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबिलिटी, एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, वैस्कुलरिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, प्रेजेंस ऑफ फूड, प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग्स, सो लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर। सो जब आप ओरली मेडिसिन देंगे पेशेंट को तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी यूजुअली 60 या 70% तक कम हो जाती है 100 से। सो ओरली एब्जॉर्प्शन में कम होगी। इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इन सब इंजेक्शंस में भी बायो अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो है पूरा 100% नहीं हो पाता है, ठीक है। अब इसी में एक फंडामेंटल और आता है बायोलॉजिकल इक्विवेलेंस। तो देखा जाता है कि जब मार्केट में क्लिनिकल ट्रायल्स होती हैं तो सपोज ऑलरेडी मेटफॉर्मिन चल रही है मार्केट में एक कंपनी की, और दूसरी कंपनी कहती है मैं अपनी मेटफॉर्मिन बनाना चाहती हूँ और अपनी मेटफॉर्मिन लॉन्च करना चाहती हूँ। तो वो क्या करेगी क्लिनिकल ट्रायल में? वो अपनी मेटफॉर्मिन को दूसरी मेटफॉर्मिन के साथ कंपेयर करके एक स्टडी करेगी, और उस स्टडी में वो दिखाएंगे कि देखिए हमारी दवाई बायोलॉजिकली ज़्यादा इफेक्टिव है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हैं। तो बायो इक्विवेलेंस इस्टेब्लिश करेंगे वो। इसका मतलब ये होता है वो ये दिखाएंगे कि हमारी दवाई के अंदर डोज भी उतना ही है, केमिकल इक्विवेलेंस है, और इफेक्ट भी उतना ही आ रहा है बायो। तो बायोलॉजिकल इक्विवेलेंस कई बार कंपनीज एस्टैब्लिश करने के लिए BA-BE स्टडीज करती हैं, जिसमें वो ये बताती हैं कि हमारी दवाई केमिकली इक्विवेलेंट तो है ही है, बायोलॉजिकली इक्विवेलेंट भी है। सो इस तरीके की स्टडीज हमारे देश में होती हैं। अब हमने पढ़ लिया बायो अवेलेबिलिटी, पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद हमारी दवाई अब ब्लड स्ट्रीम में आ चुकी है। यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ये होता है कि दवाई, कोई भी दवाई ओरल रूट से जब लेते हैं, जब स्टमक से एब्जॉर्ब हुई चाहे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुई, वो पहले लिवर में जाती है। और लिवर क्या है? हमारी बॉडी का एक तरीके से गार्ड है। लिवर जो है हमारी बॉडी में ये देखता है कि कोई भी दवाई, कोई भी टॉक्सिक मटेरियल हमारी ब्लड स्ट्रीम में नहीं चला जाए। और ये पॉइजनिंग के टाइम पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जीनोबायोटिक्स होते हैं, कई बार आप जो है आपने सपोज कोई चीज़ खाई, मान लीजिए कोई फ्रूट खा लिया, कोई जंगली फ्रूट था, बेर था, एंड उसके अंदर कोई टॉक्सिक मटेरियल है जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकता है, जिसमें कोई पॉइजन भी हो सकता है जो कि आपके नर्वस सिस्टम को स्लो कर सकता है। सो दैट थिंग इज इनहिबिटेड बाय द लिवर टू एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ताकि मतलब जहाँ 100% एंटर करता वहाँ वो 20 या 30% ही एंटर करेगा। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मीन्स लिवर जो है पहले बोलता है दवाई मेरे थ्रू जाएगी, फिर उसमें से छलनी करता है जो दवाई काम की नहीं है या एक्स्ट्रा है या उसको लगता है नुकसान होगा इससे, कोई टॉक्सिक मटेरियल है तो उसको वहीं की वहीं रोकता है, और फिर बाकी की दवाई ब्लड स्ट्रीम में जाती है। सो दिस इज़ अ गुड थिंग एज वेल एज अ बैड थिंग। बिकॉज गुड थिंग क्यों? क्योंकि इससे टॉक्सिन्स जो हैं डायरेक्टली हमारे ब्लड में नहीं जा रहे हैं। एंड बैड थिंग इसलिए बिकॉज इससे हमारा जो बायो अवेलेबिलिटी है, जो ड्रग है हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहुंच रही है, वो बहुत कम हो जाती है, एंड वी लूज लॉट ऑफ ड्रग इन ऑल दिस खिचड़ी। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए इमरजेंसी के टाइम पे, फिर हम इमरजेंसी के टाइम पे इंट्रावीनस डोज देना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमें इमीडिएट एक्शन चाहिए। हम ये एब्जॉर्प्शन और ये इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में ड्रग को नहीं फंसाना चाहते, तो हम चाहते हैं
ड्रग इमिडिएटली ब्लड स्ट्रीम में पहुंचे और अपना एक्शन शुरू करे. तो वी गिव इन emergency drugs are given by IV route because of this problem only. Okay, so now after absorption we come to the chapter or the point topic of distribution.